खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। माया कमरे में आड़ी तिरछी लेटी छत को घूर रही थी। जब नकाबपोश हाथ में एक ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ, माया चौंकती हुई सीधी हो बैठी। तुम्हें इससे मतलब? तुम तो चाहते हो ना मैं मर जाऊं। माया दरुस्ती से बोलती बेड से उठकर उसके मुकाबिल खड़े होते बगौर उसके हुलिये का जायजा लेते बोली, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहता माई डियर। पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ किसी पे जुल्म और ज्यादती कैसे की जाती है, कैसे किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाता है। तो फिर इस कदर खैर ख्वाही का मकसद जान सकती हूँ मैं क्या? अगर मुझे मारना ही है तो फिर तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मैंने कुछ खाया है या नहीं, मैं कब से भूखी हूँ और कब से प्यासी। माया सीने पर हाथ बांधे कमाल हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए बोली, ठीक है मत खाओ, मर जाओ ऐसे ही, मुझे तुमसे किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है, समझी तुम? मैं तुम्हें अजियत नाक मौत मारना चाहता हूँ, लोग सुनकर कानों पर हाथ रख लें। मेरे बदले की आग मुझे तुमसे हमदर्दी जताने नहीं देती। तुम किस खुशफहमी में हो मिस माया जफर? नकाबपोश दांत चबाते हुए बोला था। उसका चेहरा छुपने के बावजूद भी माया तसव्वुर की आंख से उसके माथे पर उभरने वाली रगों का अंदाजा लगा सकती थी। सुनो। नकाबपोश पलटने ही लगा था कि माया की आवाज़ पर उसका उठता कदम रुक गया। पलटकर माया को देखने लगा जिसके चेहरे पर अजीब तासुरात थे। आंखें सुर्ख थीं, हाथों में लर्जिश थी। आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। देखना चाहती हो ना मुझे? बहुत जल्द तुम्हारे सामने आऊंगा। बहुत शौक है ना ये जानने का कि मैं कौन हूँ। तो माया जफर, क्या तुम मुझे देखने के बाद जिंदा भी रह सकोगी? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, दोबारा ऐसी हरकत करने की गलती मत करना वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। माया चंद सानिये उसे देखती रही, फिर झटके से नकाबपोश के चेहरे से जैकेट की हुड हटाने की कोशिश की, जिसमें माया बुरी तरह नाकाम ठहरी। उल्टा नकाबपोश माया को धक्का देते उंगली उठाए वार्न करने लगा। पीछे धकेलने से माया जमीन पर रखे टेबल से जा टकराई। उसके होंठ से खून का फव्वारा उबल पड़ा था। नकाबपोश उसके होंठ से निकलने वाले खून की परवाह किए बगैर तेजी से लंबे लंबे डग भरता कमरे से ही निकल गया। माया मुंह पर हाथ रखे हैरत से उसकी पुश्त देखने लगी। बीबी दरवाज़ा खोले, मालिक ने भेजा है मुझे। माया शिद्दत से फूट फूट कर रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा चुकी थी ताकि कोई कमरे में ना आ पाए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं खोलना मुझे दरवाज़ा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मालिक। नौकर बार बार दरवाज़ा पीटते नाकाम होकर मुड़ गया। बीबी, मालिक कह रहे हैं कि टीवी ऑन करके देखिए। चंद मिनटों बाद नौकर की आवाज़ फिर से नमूदार हुई। माया जल्दी से अपने आंसू साफ करती कमरे में लगी स्क्रीन की तरफ बढ़ी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन जफर खान। आगे के अल्फाज माया की रूह छलनी कर गए। टीवी स्क्रीन पर चलती पट्टी माया की आंखों से ओझल होने लगी। हर मंजर धुंधलाने लगा। कानों में बार बार एक ही आवाज़ गूंज रही थी, परेशान क्यों हो बेटा? इब्तहाज ने कोई बात की है क्या? सारिया बेगम जैसे ही किचन में दाखिल हुई, सामने नवीन चाय बनाने में मगन थी, लेकिन उसकी सोच के उलझे ताने बाने उसके चेहरे से आया थी। गहरी सोच में डूबी, चाय से बेखबर, सारिया बेगम के आने की आमद से बेखबर, अपनी सोचों में गुम। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, नवीन बौखलाते हुए बोली थी। सारिया बेगम की गहरी नज़रें उसका जायजा ले रही थी। तो फिर परेशान क्यों लग रही हो? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान और गुमसुम सी रहती हो। इब्तहाज ने कोई बात की है तुमसे, या उसका रवैया तुमसे गलत है? नहीं, उनका रवैया मुझसे बहुत बेहतर है, मैं परेशान नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। नवीन शादी के अवाइल दिनों में अपना इमेज खराब करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन चंद दिनों में वो सारिया बेगम के रवैये से तो काफ़ी मुतमईन थी। उनका रवैया नवीन से पुरशफ़क़त और नर्म था। हमेशा नवीन से नर्म लहजे में बात करती थी, लेकिन नवीन उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाती थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए अभी इस माहौल में ढलना मुश्किल है और सबसे बढ़कर इब्तहाज के साथ रहना, लेकिन बेटा औरत चाहे तो मर्द को अपने मुताबिक ढाल सकती है, प्यार और मोहब्बत से उसे अपना गर्विदा बना लेती है। अगर औरत शोहर को उसके हाल पर छोड़ दे, उस पर तवज्जो ना दे, तो शोहर दूसरी औरतों की तरफ माइल होने लगता है। अगर घर में बेसकूनी और तनाव रहेगा तो उसे सकून की तलाश के लिए किसी और जानिब रजू करना पड़ता है।
शोहर को प्यार और मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो, उसे घर में सुकून मिलेगा। उसकी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक रहोगी तो घर में अमन व अमान रहेगा। शोहर को प्यार से समझाओ, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। अगर तुम उससे दूर रहोगी और वो तुमसे दूर रहेगा, अपनी अना में आकर अपना ही घर तबाह कर लोगे तुम दोनों। बेटा, मैं इब्तिहाज को जानती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि तुम किस लिए परेशान रहती हो। अगर उसका माजी बुरा था, हाल उसने बेहतर बना लिया है। अब उसे अपने किए पर पछतावा है, परेशान रहता है वो। अब वो खुद को सुधार चुका है। इमामा उसका माजी थी, तुम उसका हाल और मुस्तकबिल दोनों हो, और तुम्हें प्यारो मोहब्बत और सब्र से इब्तिहाज को अपनी तरफ माइल करना होगा। एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। इब्तिहाज अब किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता और तुम उसके निकाह में हो, तुम्हारे साथ बुरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम पे इन्हिसार करता है कि तुम कैसे अपने घर को आबाद करना चाहती हो। सारिया बेगम नवीन का हाथ थामे नरमी से बोली थी। इमामा उसका माजी था, लेकिन हाल में भी वही है। वो उससे मोहब्बत करता है, उसे भूला नहीं है। इस निकाह का उस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। आज भी उसके ज़हनो कल्ब पर इमामा का राज है। मैं कहीं भी नहीं हूँ आंटी, बस उसके कमरे और घर के अलावा उसके वजूद में कहीं भी नहीं हूँ। अगर कोई है तो वो सिर्फ इमामा नोमान है। नवीन बेबसी से अपने आंसू अंदर धकेलती तल्खी से मुस्कुराई थी। और तुम्हें उसके दिल से इमामा नामी लड़की को निकालना है बेटा। इमामा उसके दिल में है, ज़िंदगी में नहीं। तुम उसकी ज़िंदगी में हो, उसके करीब हो। और औरत में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो अपने शोहर को किसी और तरफ मुतवज्जो होने से रोक सके। तुम उसके दिल की तख्ती से इमामा को खोज कर निकाल दो, अपना आप उसको दो, उसके मुताबिक रहना शुरू कर दो, अपने मामलात उससे डिस्कस करो, उसे वक्त दो। यूं खामोश रहने और रोने धोने परेशान होने से इमामा नोमान उसकी ज़िंदगी से निकल तो नहीं जाएगी। इसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगी। औरत हो, अपना घर बनाने और बसाने की बहुत कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है। अभी इब्तदा है, इंतहा तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, बशर्ते कि तुम खुद अपने दिल से इमामा को निकाल दो और उसके भी निकालने की कोशिश करो। सारिया बेगम नवीन को रास्ता दिखाती खुद किचन से निकल गई। नवीन सोचों में गुम, न जाने कितना वक्त किचन में खड़ी रही। क्या बात है बेगम, कहाँ गुम है? इब्तिहाज की आवाज़ पर नवीन अपनी सोचों को झटकती मुस्कुरा दी। चाय पियेंगे? नवीन इब्तिहाज की बदली टोन पर चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट सजाती खुश दिली से बोली, बुखार भी नहीं है और नींद में तुम चाय बनाने से रही, फिर आज हम पर इस कदर मेहरबानियाँ कैसे? इब्तिहाज हैरत से आगे बढ़ता नवीन के सर पर हाथ रखता, फिर उसे चुटकी काटते शरारत से बोला। जवाबन नवीन उसे घूरी से नवाजती चाय में दूध डालते उसकी मिकदार बढ़ाने लगी। आप चेंज कर लें, मैं तब तक चाय लाती हूँ। नवीन इब्तिहाज की खुद पर गड़ी नज़रों से जुज़बुज़ होती कैबन खोले उसमें इधर उधर हाथ चलाने लगी। ठीक है, और इस तरह शर्माने और डरने का कोई फ़ायदा नहीं। शोहर हूँ तुम्हारा, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। इब्तिहाज नवीन के रद्द अमल से महजूज होता, चंद कदम करीब चल के जाता, प्यार से उसके चेहरे पर आई लट को खींचते हुए बोला था, अरे तुम रो रही हो, पागल हो क्या? तबीयत खराब है या कोई और मसला है? बताओ, लेकिन रो क्यों रही हो? नवीन इब्तिहाज के सीने पर सर टिकाए रोने लगी। इब्तिहाज इस अचानक उफ्ताद पर बौखलाते हुए बोला, चलो बाहर आराम से बैठकर बात करते हैं, चाय मुलाजमा बना लेगी। इब्तिहाज नवीन का सर थपकते मुलाजमा को आवाज़ देने लगा, क्या बात है इब्तिहाज, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे नवीन, क्या बात है, रो क्यों रही हो? इब्तिहाज, तुमने फिर से कुछ बोला है ना इसे? क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो तुम? शर्म तो नहीं आती ना अपनी बीवी के होते हुए गैर औरत को मोहब्बत करते हुए, उसे सोचते हुए, अपनी बीवी से गैर औरत का जिक्र करते हुए? क्या कर रहे हो तुम? मेरे समझाने का इतना असर हुआ तुम पर? मेरी समझाई बातों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे नज़दीक। अभी 5 मिनट नहीं हुए मैं तुम्हें समझा कर आई हूँ, अब तुम फिर यहाँ आकर नवीन को रुलाने आ गए। अगर ऐसा ही करना है तो दूर रहो मेरी बेटी से। सारिया बेगम आग बगूला होती नवीन के आंसू साफ करने लगी, जबकि इब्तिहाज और नवीन हैरत से मुंह खोले सारिया बेगम को देखने लगे। मॉम, क्या कह रही हैं ये आप? मैंने कुछ नहीं कहा नवीन को, पूछ लें इससे। इब्तिहाज हैरत और सदमे से बमुश्किल ही बोल पाया था। नवीन इब्तिहाज का चेहरा देखते अपनी हंसी पर काबू पाते सारिया बेगम को देखने लगी, जो नवीन का हंसता चेहरा देखकर हैरत से उसी जानिब मुतवज्जो थी।
आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप समझ रही हैं। इब्तिहाज ने मुझे कुछ नहीं बोला, बस वो मुझे ही पता नहीं क्या हुआ तो मैं रोने लगी। इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। नवीन इब्तिहाज का दिफा करती उसके बाजू से जा लगी। तो फिर रो क्यों रही थी? मुझे लगा इब्तिहाज ने फिर से तुम्हें कुछ बोला है। सारिया बेगम खज्जल होती इब्तिहाज को देखने लगी, जिसके चेहरे पर अब हैरत की जगह दुख के असरात नुमायां थे। सॉरी इब्तिहाज बेटा। सारिया बेगम को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इब्तिहाज बात सुनो। सॉरी बेटा। इब्तिहाज इब्तिहाज खुद से लड़ता चंद मिनट पहले सारिया बेगम की कही बातों को बालाए ताक रखता नवीन के हकूक को फरामोश करता तेजी से निकल गया, जबकि सारिया बेगम और नवीन उसे आवाज़ें ही देती रह गईं। इब्तिहाज सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट सुनना पड़ी। नवीन कमरे में दाखिल हुई तो इब्तिहाज बेड पर अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा था। उसके माथे पर उभरने वाली लकीरें उसकी अंदरूनी हालत की गुमाजी कर रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो अभी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। इब्तिहाज मखसूस पहलू में बैठा बिना देखे दबी दबी आवाज़ में बोला, आप रो रहे हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ आप रोएं तो मत। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आंटी ये बात बोलेंगी। प्लीज़ नवीन, अभी मैं तुम्हारी वजाहतें सुनने का रवादार नहीं हूँ। अभी मुझे तन्हाई दरकार है और उसके लिए तुम्हारा इस कमरे से जाना बहुत ज़रूरी। सो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए और अभी कुछ वक्त के लिए मुझे तन्हा छोड़ दें। इब्तिहाज के लहजे में वाज़े काट मौजूद थी जो नवीन ने पूरे दिल से महसूस की। नवीन अपने आंसू अंदर उंडेलती कमरे से ही निकल गई। तुम्हारी मोहब्बत मेरी पहचान क्यों बन गई है? क्या मेरी आंखें तुम्हारी मोहब्बत को खुद तक कैद नहीं रख सकती? क्यों मेरी ज़िंदगी, मेरा हर लम्हा तुम्हारे नाम से जुड़ गया है? मेरा हर उठता हुआ कदम तुम्हारे रास्ते का मुसाफिर क्यों है? मेरी मंजिल तुम नहीं हो तो फिर क्यों मैं तुम्हारे ही रास्तों का मुसाफिर हूँ? मुझसे जुड़ा हर रिश्ता तुमसे अलहदगी का ख्वाहिशमंद है, तो फिर क्यों तुम मेरे दिल में कैद, मेरे दिलो रूह में इस कदर बस चुकी हो कि बस मौत अलग कर सके? भले मैं तुम्हारी मोहब्बत की कैद में तमाम उम्र बसर कर दूँ, लेकिन यूं मेरे प्यारों के सामने उनके जिक्र में तो मत आओ। तुम्हारी ज़ात बस मेरी ज़ात तक महदूद है। खुदारा मुझे अपने वजूद पर भी हक बख्शो, या फिर मेरे दिल की किताब में किस्सा पारी ना हो जाओ। इब्तिहाज अपनी मुठियां भींचे खिड़की से नजर आते चौदहवीं के चांद पर नजरें जमाए बेबसी से बोला था। उसकी आंखों से बहता स्याल दिल की हालत मजीद बोझल कर रहा था। आंसू जैसे जैसे उसके बालों पर बहते जा रहे थे, दिल की तिश्नगी बढ़ती जा रही थी। बेबसी अरूज पर थी। काश मैं तुम्हारे हुस्न को अपनी हवस के फंदे पर न लटकाता। काश तुम तमाम उम्र के लिए मेरी हो जाती। काश मैं ऐसा ना होता इमामा। क्या था जो मैं तुम्हारे काबिल हो जाता इमामा? मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों याद आती हो तुम मुझे? कोई एक लम्हा मुझे किसी और का हो लेने दो। मुझ पे किसी और की भी जिम्मेदारियां हैं। मैं अब अपने साथ जुड़े एक वजूद को अपनी अजियत की परछाई से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझ पर इस कदर सवार क्यों हैं? प्लीज़ मत याद आया करें मुझे। क्या मेरी सज़ा इतनी काफ़ी नहीं कि मैंने आपको खो दिया? मैंने अपने बाबा को खो दिया, मैंने इब्तिहाज को खो दिया, सब कुछ तो खो दिया है मैंने। मेरे हाथ खाली हैं, तही दस्तो दामान हूँ मैं। खुदारा मुझ में अब और कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है। मैं और कुछ नहीं खो सकता अब। इब्तिहाज के कमरे की बुलंद आवाज़ में रोने और चीखो पुकार की आवाज़ गूंज रही थी। उसे आवाज़ में हल्की सी मध्यम आवाज़ उभरी। इब्तिहाज दीवानावार उठता इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। इमामा। इब्तिहाज के कमरे में बुलंद आवाज़ में रोने चीखने की पुकारें गूंज रही थीं। उसी आवाज़ में हल्की सी मध्यम आवाज़ उभरी थी। इब्तिहाज दीवानावार उठता इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नज़र ना आया। इमामा। इब्तिहाज कमरे में पड़ी चीज़ें उलट पुलट करने लगा। हर तरफ कांच बिखरा हुआ था, शीशे के गुलदान और आईना सब टूट चुका था, लेकिन इब्तिहाज की जनूनियत में कोई कमी नहीं आई थी। बहुत पछताओगे तुम इब्तिहाज खान, बहुत हो गई आंख मचोली मिस इमामा। अब खेल खेला जाएगा जो सारी दुनिया देखेगी। इब्तिहाज खान को हल्का लेने की बहुत बड़ी भूल कर ली तुमने, बहुत पछताओगी तुम। अभी इब्तिहाज खान 2 दिन के बाद तुम्हारी बर्बादी बनकर तुम्हारे रूबरू होगा। अभी तो तुम अपनी बर्बादी का सोचो। देखो क्या कहा तुमने, बर्बादी हूँ मैं? हाँ देखो ना कैसे बर्बाद कर रहा हूँ मैं तुम्हें। वाकई बर्बादी हूँ मैं। बहुत पछताओगे तुम इब्तिहाज खान। तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं कि तुम्हें भी मरना है?
तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। कमरे में हर जानिब इमामा और इब्तिहाज की मिली जुली आवाज़ें गूंज रही थी। इब्तिहाज कानों पर हाथ रखता बुलंद आवाज़ में रो रहा था। तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं है कि तुम्हें मरना भी है। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का। इब्तिहाज, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इसे। क्या कर रहे हैं आप? हराम मौत मरना चाहते हैं। खुदा के अजाब से डरें, उसका अजाब बहुत सख्त है। इब्तिहाज अपना पिस्टल कनपटी पर रखे अपनी आंखें बंद किए। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि नवीन कमरे में दाखिल होती उसके हाथ से पिस्टल छीनती दूर खड़ी हुई। नफरत है मुझे अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। मरने दो मुझे, नहीं जीना चाहता मैं। इब्तिहाज आगे बढ़ता नवीन से पिस्तौल छीनने लगा। नवीन इब्तिहाज की यह हालत देख सदमे में गिरफ्तार थी। नवीन पिस्टल लेकर पीछे हटती जा रही थी, लेकिन इब्तिहाज उस पर झपटता खुद को ख़त्म करने पर तुला था। जब इब्तिहाज किसी तरह काबू न आया तो मजबूरन नवीन उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर गई। इब्तिहाज के कान साई साई करने लगे। बेयकीनी से नवीन को देखने लगा, जो खुद भी अपने रद्द अमल पर साकित खड़ी थी। रुमाना, जल्दी से पानी लेकर आओ। नवीन इब्तिहाज को बाजू से थामे सोफे पर बिठाते हुए मुलाजमा को आवाज़ देने लगी, ये कमरा साफ कर दो जल्दी। मुलाजमा जैसे ही पानी लेकर आई, नवीन इब्तिहाज को पानी का गिलास थमाते अगला हुक्म सादिर करती पलट कर इब्तिहाज को देखने लगी, जो एक ही घूंट में गिलास खाली कर चुका था। आंखों में अभी भी वहशत बाकी थी, माथे की रगें उभरी हुई थी। मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी से चेंज करके आ जाइए, भूख नहीं है मुझे। इब्तिहाज नजरें चुराता हुआ बोला, लेकिन मुझे तो है ना। अगर 5 मिनट में नीचे ना पहुंचे तो ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से आ जाएं। नवीन मुस्कुराते हुए धमकी देती इब्तिहाज के बाल बखेरती कमरे से निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इब्तिहाज वार्डरोब से कपड़े निकालता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या देख रहे हैं? खाने की टेबल पर सारिया बेगम की मौजूदगी में दोनों खामोश रहे थे। इब्तिहाज बेदिली से चंद निवाले लेता कमरे में आ गया, जो अब साफ था। इब्तिहाज आंखों पर बाजू रखे लेटा था जब नवीन की आवाज़ पर टिकटिकी बांधे उसे देखने लगा। चाय। नवीन ने साइड टेबल से पकड़कर उसे कप थमाया तो इब्तिहाज भी सर झुकाए मग थामे उसके किनारों पर उंगलियां फेरने लगा। I'm सॉरी। क्यों? मेरे शदीद रद्द अमल पर। अगर तुम ना आती तो आज मैं हराम मौत मर चुका होता। मैं पहले ही बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत बड़े बड़े गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे। मैं अभी तक अपने अल्लाह को राज़ी नहीं कर सका, अभी तक मुझे माफ़ी की नवीद नहीं मिली। मैं एक और गुनाह का मुर्तकिब होने जा रहा था। इब्तिहाज शर्मिंदगी से चाय का सिप लेते हुए बोला, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह से माफ़ी मांगे ना, जिसके नाफरमान हुए जा रहे थे। इब्तिहाज नवीन का चेहरा देखने लगा। लब खामोश थे, बिल्कुल खामोश, लेकिन दर्द और अजियत अभी भी कम नहीं हुई थी। जनूनियत में हद दर्जा इजाफा होता जा रहा था। दिल इमामा की एक झलक देखने को बेताब था। इब्तिहाज चाय का मग खाली करता गाड़ी की चाबी उठाता घर से निकल गया। अब उसकी वापसी रात गए तक होनी थी। नवीन की आँख कमरे में होने वाली हल्की आवाज़ पर खुली। नवीन नीम बेदार तकिए से सर जरा बुलंद के इधर उधर देखने लगी। नज़र जैसे ही सामने पड़ी, निगाहें साकित रह गई, हलक खुश्क हो गया था। क्या बात है, आज चांद हमारी तरफ कैसे आ गया? हमें तो लगता था ये चांद कहीं बादलों के पीछे ही छुपा रहेगा। हमारी आंखों से ओझल रूठा रूठा सा। कभी कभी तो दिले नादान रात भर उफक को देखने की जिद में जागता रहता है कि कब चांद बादलों की चादर को पीछे हटाता, अपनी चांदनी से हर मंजर को वाजे करता हुआ दिल की दुनिया रोशन करे। अब तुम्हारी भाभी इतनी शर्मीली है, मजाल है कि अपने होने वाले शोर को नज़र भर के देख ले। अब खुद ही देखो ना, इतना हैंडसम लड़का सामने है और ये मोहतरमा सर पाँव में दिए बैठी हैं। इमामा अपने कदमों पर तवाजुन बरकरार न रखती बेंच पर बैठ गई। सामने ज़ारून बैरूनी गेट की तरफ जाता दिख रहा था, लेकिन इमामा के जख्म ताज़ा हो चुके थे। खुद पर चढ़ा खोल तड़कने लगा था। ज़ारून यहाँ क्यों आया है? सब ठीक तो है ना? क्या मुझे अंदर उनसे मिलना जाना चाहिए? क्या मुझे अंदर उनसे मिलने जाना चाहिए? पूछना चाहिए कि कौन क्यों आया था वो यहाँ? अगर मैं अंदर चली गई और अगर ताई अम्मी हुई, उन्होंने तमाशा लगा देना है मेरा। मैं नहीं चाहती कि यहाँ सबके सामने, मामा के सामने जलील होना पड़े मुझे। नहीं, मैं अंदर हरगिज़ नहीं जाऊँगी, मुझे घर जाना है। इमामा अपने गालों पर बहते आंसू जैसे जैसे साफ करती उनमें मज़ीद रवानी आ रही थी। इमामा खुद से उलझते अपने गालों पर बहते आंसू पोरों से चुनती दूसरे बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए।
वो उस शख्स का, उसकी फैमिली का सामना नहीं करना चाहती थी। इमामा एक टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकते उसमें सवार हो गई। कहाँ जाना है बेटी? एक ढेर उम्र शख्स ने बैक व्यू मिरर से झांकते नरमी से पूछा। इमामा उसे एड्रेस बताती खिड़की से पार गुजरने वाले मनाजिर देखने लगी। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। बेटी, रो क्यों रही हो? गाड़ी में एक बार फिर ड्राइवर की आवाज़ गूंजी थी। इमामा ने अपने गाल को छुआ जो आंसुओं से तर था। इमामा नफ़ी में सर हिलाते खामोश हो गई। ड्राइवर भी बाहर की जानिब देखने लगा। क्या हुआ इमामा? तुम बिना बताए घर क्यों आ गई? मुझे बता देती, मैं ड्राइवर को बोलती, वो छोड़ आता तुम्हें। और इतनी भी क्या इमरजेंसी थी जो तुम्हें यूं बिना बताए अचानक से आना पड़ गया? इमामा अपना मुंह सर लपेटे अपने कमरे में लेटी थी जब डॉक्टर जोया मुतफिक्र होती उसके करीब आई। इमामा आंखों पर बाजू रखे नीम बेहोश थी। डॉक्टर जोया की आवाज़ पर बमुश्किल अपना बाजू सरका कर डॉक्टर जोया की आवाज़ पर उसने बमुश्किल अपना बाजू सरकाया, लेकिन बोलने की सकत ना हुई। इमामा, क्या हुआ? कुछ तो बोलो बेटा। डॉक्टर जोया मुतफिक्र सी चंद कदम मजीद आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें रुक जाना पड़ा। इमामा, इमामा उठो बेटा, क्या हुआ है? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर जोया ने जैसे उसके बाजू को आंखों से हटाना चाहा, इमामा का दहकता बाजू और चेहरा छूते डॉक्टर जोया हवास भागता होती अपने कमरे की तरफ अपना बैग लेने भागी। मामा, क्या हुआ? ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? ऐसे लग रहा है जैसे पाँव नहीं रॉकेट हैं, बस भागती जा रही हैं। बेटा भी नजर नहीं आ रहा। हाथी लाउंज में दाखिल होता जोया को अपने कमरे की तरफ तेजी से भागते हुए देखकर खुशदिली से बोला, ये वक्त इन बातों का नहीं है हादी। मुलाजमा को ठंडा पानी और साफ कपड़ा अपने कमरे में लेकर जाने का बोलो जल्दी। लेकिन किस लिए मम्मा? क्या हुआ है? हादी शानी उचकाए सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। इमामा, इमामा नज़र नहीं आ रही। आज मेरे रूम में ठंडा पानी मतलब? हादी की मुतलाशी नज़रें जब इमामा को तलाशने में नाकाम रहीं तो जहन में झमाका हुआ। साथ ही हादी किचन की जानिब दौड़ता मुलाजमा को पानी का कहता अपने कमरे की जानिब लपका। इमामा, आंखें खोलो। क्या हुआ है मामा? हादी इमामा का सर अपनी गोद में रखे उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी चेकअप करें, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर जोया इमामा का बीपी चेक कर रही थी। हादी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा था। बीपी लो है इसका, मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। होश आएगा तो कंडीशन पूछकर मजीद चेकअप करूंगी, वहाँ तमाम सहूलियात हैं। और परेशान मत हो, बीपी लो है और बुखार है, जल्द ठीक हो जाएगी और होश भी आ जाएगा। तुम इसे उठाकर गाड़ी में लेटाओ। डॉक्टर जोया इमामा का दुपट्टा सेट करते हादी को हिदायत देती खुद भी गाड़ी में आन बैठी। मामा, क्या हुआ इमामा को? कैसी है ये? होश आया है उसे क्या? डॉक्टर जोया इमामा का चेकअप करते लेबॉर्ट्री से निकली। सामने खड़ा हादी दौड़ता हुआ उनकी जानिब आया था। डॉक्टर जोया के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। डॉक्टर जोया हादी से नज़रें चुराते खुश्क हलक के साथ खुद को और हादी को न जाने किस खबर के लिए तैयार कर रही थी। शहर के मशहूर तरीन बिजनेसमैन जफ़र खान के घर फायरिंग के दौरान उनके बेटे फर्रुख खान का गोली लगने की वजह से इंतकाल हो चुका है। उनकी बेटी डॉक्टर माया खान लापता है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। माया के कानों में बार बार टीवी पर चलने वाली यही खबर गूंज रही थी। हर तरफ एक ही आवाज़ थी, फर्रुख खान का इंतकाल, फर्रुख खान का इंतकाल। दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है। मुझे कहते हैं, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे देखना है उसे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। माया शिद्दत से रोते हुए दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन बाहर कोई आवाज़ महसूस ना हुई। कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। बीबी जी, शोर मत कीजिए, ये दरवाज़ा साहब ही आकर खोलेंगे। चंद सानिये के बाद मुलाजिम की टूटी फूटी उर्दू में आवाज़ गूंजी, अपने साहब को बोलो दरवाज़ा खोले, मुझे आखिरी बार मेरे भाई से मिलने दे। मेरा भाई मर गया है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज़। लेकिन ये दरवाज़ा साहब के आने पर ही खुलेगा और साहब रात को आएंगे, मुलाजिम कहता हुआ चला गया था। उसके चलने की आवाज़ माया को सुनाई दी थी। माया दरवाजे के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठती चली गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लगी। माया, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। नकाब पोश मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था, लेकिन अंदर कोई हरकत नहीं हुई थी। माया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। साहब जी, बीबी जी ने अंदर कुंडी लगा रखी है, दरवाज़ा चाबी से नहीं खुलेगा, मैं कोशिश कर चुका हूँ। मुलाजिम सर झुकाए बोला,
दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, चंद झटकों से कुंडी टूट जाएगी, पीछे हट जाएं आप। नकाबपोश पूरी कुव्वत से दरवाजे को धकेलने लगा। चंद झटकों के बाद दरवाजे के दरमियान कुछ फासला पैदा हुआ, लेकिन दरवाज़ा मुकम्मल नहीं खुला था। नकाबपोश ने दरवाज़ा मुकम्मल खोलना चाहा, लेकिन दरवाजे के आगे कोई भारी चीज़ रखी थी। दरवाज़ा खुलना दुश्वार हो रहा था। जोर देने पर गुजरने का रास्ता बन चुका था, लेकिन दरवाज़ा अब भी मुकम्मल नहीं खुला था। नकाबपोश ने कमरे में दाखिल होते जैसे ही दरवाजे के सामने रखी चीज़ को देखा, आंखें हैरत से खुलकर रह गई। नकाबपोश फटी फटी आंखों से ज़मीन पर दराज चीज़ को देखने लगा।